हेलो एवरीवन, मैं पुलकित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं इस कोरोना काल में आपके परिवारजन और मित्रगण सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है पार्ट 20, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, या यूं कह लीजिए हम इसे दो भागों में पढ़ेंगे। पहली चीज, पहला तो हम आर्टिकल 368 इटसेल्फ को समझेंगे, वो क्या कहता है। दूसरा, इसी के अंतर्गत टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट पढ़ेंगे, संशोधन के प्रकार। दूसरा भाग बोल लीजिए जो हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आर फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल बनता है, इज कॉन्स्टिट्यूशनल amendment a law within article 13। दो सवाल उत्पन्न होते हैं अमेंडमेंट से। पहला, क्या फंडामेंटल राइट्स में संशोधन हो सकता है, आर फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल। दूसरा, क्या संवैधानिक संशोधन विधि है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अ लॉ विद इन आर्टिकल 13। तो इस पोर्शन को तो वेरी इंपॉर्टेंट में मानिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल मेंस और इंटरव्यू दोनों में पूछा जाता है। तो इस पोर्शन पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम इस पोर्शन को समझते हैं। और इसको समझने से पहले जो अमेंडमेंट टॉपिक है उसको एक लेमैन की लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अमेंडमेंट होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो एक आमजन की भाषा में समझने का प्रयास करें तो अमेंडमेंट बेसिकली होता यह है कि जब भी कोई कानून बना हो, जब कभी भी वो कोई कानून बना हो, तो हो सकता है वो कानून जिस समय बना हो उस समय की मांग पर वो खरा उतरता हो, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो हो सकता है समय की मांग, पब्लिक की डिमांड, सिटीजन्स की डिमांड, समाज की मांग के अनुसार वो कानून उस वक्त पे खरा नहीं उतरता हो। तो उस मांग को कंटेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू से दूर करने के लिए उस कानून में जो परिवर्तन किया जाता है उसे हम संशोधन बोलते हैं। तो उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उस वक्त तो वो हो सकता है समाज की मांग पर परिपूर्ण रूप से खरा उतरता हो, पर आज जब हम 2020-21 में देखते हैं तो कुछ चीजों में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और ये देखा जाए, जब से कानून बना, मतलब संविधान बना, और आज की तारीख में देखा जाए तो बहुत से परिवर्तन समाज की मांग के अनुसार संविधान में किए गए संशोधन द्वारा, ठीक है। क्योंकि हमें ये बहुत जानना जरूरी है, क्या हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। तो उसको समय की कसौटी पर खरा उतारने के लिए अति आवश्यक है कि हम इसमें क्या करते रहें, संशोधन करते रहें समय की मांग अनुसार, ठीक है। और हमने किया भी है, जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एडल्ट फ्रेंचाइजी, उसमें जो एज थी वोटर्स की वो 21 से 18 की गई, जीएसटी, ठीक है। SC STs के फेवर के लिए हमने रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाई आर्टिकल 15 और 16 के तहत। EWC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया। तो इस तरीके से हमने समय समय पर संविधान में संशोधन किया और समाज की मांग को पूरा करने का हर भरपूर प्रयास किया सरकार ने, ठीक है। ये तो मेनली एक जनरल वे में अमेंडमेंट हमें समझ में आता है। अब अमेंडमेंट के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन डील विद करता है वो आर्टिकल 368 है।
कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन एक्सक्लूसिवली डील विथ करता है अमेंडमेंट से है वो है आर्टिकल 368। ठीक है, अब एक बार मैं 368 पढ़ दूंगा क्योंकि इसको डिस्कस करने के लिए हमें इस पर पहुंचना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 368 को समझने के लिए टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट अति आवश्यक है, जरूरी है समझना। देखिए 368 में 5 क्लॉज हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 और 5 मिनर्वा मिल्स केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अब जो एग्जिस्टेंस में है, जिनकी चर्चा की जाती है, वो है क्लॉज नंबर 1, 2 एंड 3। देखिए क्लॉज 1 ये कहता है कि संविधान के किसी भी प्रावधान में कुछ भी लिखा हो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को एक्सरसाइज करते हुए संविधान के किसी भी प्रावधान को अमेंड कर सकता है बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन। एडिशन मतलब कोई भी नई चीज जोड़ सकता है, जैसे जीएसटी के प्रावधान जोड़े गए, उसी के तहत कुछ आर्टिकल्स में बदलाव किया गया और उसी के तहत कुछ प्रावधान रिपील कर दिए गए। तो बेसिकली अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट जोड़ने का, घटाने का और फेरबदल करने का प्रयास करती है। उसके तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। एक ही चीज जो मैं यहां और बताना चाहता हूं, ये आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा तो उसके लिए एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है। ये आप बात दिमाग में अपने रखिएगा। क्लॉज 2 ये कहता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फेरबदल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, इधर इन लोकसभा और राज्यसभा में आप बिल इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इनिशिएट कर दीजिए, और उस बिल को कम से कम जिस हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया है उसकी टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी द्वारा प्लस जितने सदस्य उस वक्त बैठे थे हाउस में उसके 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग द्वारा पारित होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर असेंट दे देंगे आर्टिकल 111 के अनुसार, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगा। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट में। फिर इसके प्रोवाइजो में दे रखा है कि कुछ संवैधानिक प्रावधान, कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए के जिनमें यदि आपको संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो उसमें ये मेजोरिटी तो होनी चाहिए, टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3। उसके साथ साथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स, स्टेट लेजिस्लेचर 50% स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी क्या आनी चाहिए, सहमति आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक तो बात आई समझ में। आर्टिकल 368 का क्लॉज 3 पढ़ने के लिए हमें जो हमने दूसरा सवाल लिया था, क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है, उसमें इसको डिस्कस करेंगे रेदर देन यहां। वो वहां बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो 368 में जो लिखा हो वो तो हमने देख लिया। उसको बेहतर समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट देखना अति आवश्यक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल मेजॉरिटी द्वारा, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा, तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। तो 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। पहला सिंपल मेजॉरिटी द्वारा, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा, तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। एक चीज जो मैं बताना भूल गया वो ध्यान रखिएगा कि अमेंडमेंट को लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक विचारधारा थी कि कोई भी चीज संविधान में परमानेंट इन नेचर नहीं हो सकती, क्योंकि यदि वो परमानेंट इन नेचर हुई तो वो नेशन ग्रोथ में रोड़ा पैदा करेगी, हर्डल पैदा करेगी। और ये बात बिल्कुल उनकी देखी जाए तो बिल्कुल सच है। यदि जो संविधान हमारा शुरुआती दौर में बना था, यदि वैसा ही चलता रहा
चलता रहा होता तो अंडर प्रिविलेज ग्रुप के साथ जो स्थिति आज है वो शायद कई गुना बदतर होती। वो आप इस चीज के लिए बहुत समझदार हैं, परिपक्व हैं, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की जो विचारधारा थी कि संविधान में कोई भी चीज परमानेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो नेशन ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करती है, वो बात मेरे विचार में तो कहीं ना कहीं बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से सही है ना। चलिए हम वापस अपने ही टॉपिक पर आते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के तहत जो हम प्रावधानों में फेरबदल कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हैं आर्टिकल 4 जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से बात करता है, फॉर्मेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। दूसरा आर्टिकल 169, जब स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की जो विधानसभाएं, विधान परिषद है, वो जब किसी कानून को लाती हैं, फेरबदल करती हैं, वो भी सिंपल मेजोरिटी के तहत। और आर्टिकल 239A, इनमें जब भी अमेंडमेंट होगा इन आर्टिकल्स में, आर्टिकल 4, 169 और 239A, वो सिंपल मेजोरिटी के तहत होगा। तो प्रश्न आता है साहब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? तो सिंपल मेजोरिटी का मैं तरीका बताता हूं आपको कि जिस भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है उसका कोरम मेंटेन होना चाहिए। और आपको मैं बता देता हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हाउस का 1/10 1/10 कोरम होना चाहिए मिनिमम। मतलब मान लीजिए किसी हाउस की मेंबरशिप या टोटल स्ट्रेंथ 100 है, तो उसके कम से कम जब आप अमेंडमेंट ला रहे हैं सिंपल मेजोरिटी द्वारा इन आर्टिकल्स में, तो 100 टोटल मेजोरिटी है तो 10 लोग होने चाहिए। 1/10 कितना होगा? 10। उन 10 के 51% लोग बिल को पास करें, मतलब हम 10 में से 6 लोग होने चाहिए। 10 में से 6 लोग जब बिल पास कर देंगे तो वो सिंपल मेजोरिटी द्वारा बिल पास हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी को लेके आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। इससे एक चीज समझ में आई कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे तो वो 2 ही तरीकों से होगा, स्पेशल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट, जो कि हम पर्टिकुलर प्रोविजन से उनसे डील विद करेंगे। देखिए 368 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें तो उसके लिए कम से कम क्या होना चाहिए? बिल को पास करने के लिए कम से कम टोटल मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, जिस हाउस में बिल इंट्रोड्यूस किया है उसमें टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी होनी चाहिए, प्लस उसके साथ साथ 2/3 सदस्य जो उस वक्त उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनके द्वारा बिल पास होना चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो पाएगा। कैसे समझने का प्रयास करेंगे हम। मान लीजिए बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में जिसकी स्ट्रेंथ है 100 सदस्य की, तो उसकी टोटल मेजोरिटी होनी चाहिए। वो कैसे होगी? कम से कम 51 लोग तो होने ही चाहिए वहां हाउस में। कितने? 51 जने उपस्थित होने चाहिए संवैधानिक संशोधन बिल पे अपनी सहमति देने। और इन 51 के 2/3 लोग क्या देने चाहिए? सहमति देने चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर, तभी स्पेशल मेजोरिटी द्वारा क्या होगा? बिल पारित हो पाएगा। तो हमें क्या समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है स्पेशल मेजोरिटी द्वारा, तो क्या होना चाहिए? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। टोटल मेंबरशिप कितनी है? 100, उसकी मेजोरिटी कितनी? 51, और प्लस कितने? इन 51 के भी 2/3 मेंबर्स क्या करने चाहिए? उस बिल पर अपनी हाँ भरने चाहिए, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो पाएगा। इसको स्पेशल मेजोरिटी द्वारा संशोधन कहा जाता है। अब देखिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, तो इसके लिए आर्टिकल 368 के प्रोवाइजो में कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, कुछ प्रावधान लिखे हुए हैं, तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है आर्टिकल 54, 55 जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से डील विद करते हैं। दूसरा आर्टिकल 73, 162, ये एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव
पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट से डील विद करते हैं। तीसरा आर्टिकल 241, इसमें यह बताया गया है कि किसी स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसको पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड कर सकती है, उसके बारे में। आर्टिकल 279A जो कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज जीएसटी जो कानून आया था उसके तहत जोड़ा गया, इसमें कोई फेरबदल करना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, उसी प्रकार चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 9, इनमें चेंजेस करना है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट से डील विद करता है, ये हाई कोर्ट से, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन स्टेट से डील विद। इन चैप्टर्स में कोई आपको फेरबदल करना है तो इसके तहत होगा। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट लिखा हुआ है शेड्यूल 7 दैट इज लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में कोई फेरबदल करना है। शेड्यूल 4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, उसके तहत। और लास्ट आर्टिकल 368 इटसेल्फ। तो देखिए मैं फिर से इस पे चर्चा कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, स्पेशल मेजोरिटी समझाया, अब अपन बात करें स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स को लेके। आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 प्रोवाइजो में ये प्रोविजंस दे रखे हैं कि इन आर्टिकल्स, चैप्टर्स, पार्ट, शेड्यूल में आपको कोई संशोधन करना है तो स्पेशल मेजोरिटी तो होनी ही चाहिए जो अपन ने चर्चा, प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर भी होना चाहिए। कितने स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा? 50, हाफ। कैसे समझिए, जब इन प्रावधानों में आप चेंज करोगे तो आप प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे? स्पेशल मेजोरिटी। पहले तो पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी द्वारा इसको पारित कर देगा, फिर उसके बाद उस बिल को कहां भेजा जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो अब सब स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा जाएगा। तो मान लीजिए स्पेशल मेजोरिटी द्वारा पार्लियामेंट ने बिल पारित कर दिया, तो कम से कम भारत में जितने स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनकी 50% स्टेट लेजिस्लेचर किसकी हां में हां भरें? पार्लियामेंट की हां में हां भरें, तब वो बिल पारित हो पाएगा, अन्यथा तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। तो प्रश्न आता है कि साहब स्टेट लेजिस्लेचर में क्या यूनियन टेरिटरी काउंट है? यस, बिल्कुल है। तीनों यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर की, दिल्ली की और पौंडीचेरी की, इनके स्टेट लेजिस्लेचर भी आते हैं। तो मान लीजिए हाई कोर्ट के किसी प्रोविजन में फेरबदल किया जा रहा है इसके अनुसार, ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी द्वारा बिल पारित होना चाहिए और उसके बाद कंसर्निंग सारे स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा जाएगा। यदि 50% जो इंडिया की स्टेट लेजिस्लेचर है उन्होंने पार्लियामेंट अनुसार हां भर दिया तो बिल पारित हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा। यदि नहीं हां भरी तो बिल वहीं की वहीं लैप्स हो जाएगा। बोलिए, आई बात समझ में नहीं आई? तो हमें हमारा पहला जो हम टॉपिक डिस्कस किया तो उसका जो पहला पोर्शन था आर्टिकल 368 और टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट समझ में आया। तो कितने प्रकार के अमेंडमेंट हैं? सिंपल मेजोरिटी द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। सिंपल मेजोरिटी द्वारा तो ये 3 प्रोविजन में फेरबदल होता है। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स में, हाफ स्टेट्स में, इन 8 प्रोविजनों में फेरबदल करना है तो ये प्रोसीजर हो। इनके अलावा संविधान के किसी भी प्रावधान में आपको फेरबदल करना है तो वो स्पेशल मेजोरिटी द्वारा ही होगा। बोलिए, यहां तक तो बात आई समझ में? नहीं? तो मैं ये कह देता हूं कि अमेंडमेंट का जो हमें पार्ट 1 था वो तो हमें क्लियर हुआ। अब हमें दूसरे क्वेश्चन पे मूव करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब उस पे मूव करते हैं। चलिए, हमारे टॉपिक का सेकंड पार्ट वो क्या है? उसमें 2 सवाल हैं। पहला, आर फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल? दूसरा, इज
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अ लॉ विद इन आर्टिकल 13। देखिए, हम जो आज चर्चा करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को समझने के लिए, उसके लिए चेन ऑफ केसेस, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णयों पर चर्चा करने के बाद हम इन आंसर्स पर पहुंचेंगे, इन क्वेश्चंस के। और जो पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन है उसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी आर्टिकल 13 की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बारे में ब्रीफली अभी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो पहले एक बार आर्टिकल 13 को यहां ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस सवाल पर आएंगे। तो देखिए, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 तो डील विद करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। वो ये कहता है यदि संविधान लागू होने से पहले यदि कोई ऐसा कानून था जो पार्ट 3 का वायलेशन करता है तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है। वो ये कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा संविधान लागू होने के पश्चात कि जो कि पार्ट 3 में, दैट इज फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वॉयलेट करेगा, तो उस हद तक उनको भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 13 क्लॉज 3 और उसका क्लॉज ए वो लॉ की परिभाषा को समझाता है, ठीक। बोलिए, आई बात समझ में नहीं आई? तो ये दे रखे हैं, इसमें 8 पॉइंट हैं, वो आप देख लीजिएगा अपने बेयर एक्ट में। 13 समझ में आया ब्रीफली? अब हम इस सवाल पर आते हैं। तो देखिए, ये जो सवाल है कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं या नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है या नहीं है आर्टिकल 13 के अनुसार, तो इसकी शुरुआत होती है किससे? शंकरी प्रसाद के केस से। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इसमें क्या हुआ था? इस केस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा रहा है, जिसके तहत आर्टिकल 31A एंड 31B जोड़े गए थे। कौन से? आर्टिकल 31A और 31B जोड़े गए थे। तो आर्टिकल 31A लैंड रिफॉर्म से संबंधित था, जिसमें यह कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लोगों की प्रॉपर्टी एक्वायर करें, ठीक है ना। उसके तहत भले वो कानून, जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून बना, वो आर्टिकल 14 एंड 19 का वॉयलेशन भी करता हो, तो अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कानून वैलिड होगा, ठीक। आर्टिकल 31B ये कहता था यदि कोई कानून को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो वो जुडिशियल रिव्यू उस पर लागू ही नहीं होगा, और जुडिशियल रिव्यू से संबंधित आर्टिकल 13, ठीक। यहां तक तो बात आई समझ में। अब हम अपने इन सवालों पर चलते हैं, ठीक। तो इसमें जो तर्क दिया गया, किसमें? इस केस लॉ में, तो इसमें कहा गया कि देखिए साहब, पहले इस क्वेश्चन को डील विद करने के लिए कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है विद इन आर्टिकल 13, मतलब यदि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हैं, ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर होने चाहिए या अंतर्गत होने चाहिए, और क्या इनके तहत फंडामेंटल राइट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, तर्क क्या दिया गया उनका? देखिए, आर्टिकल 12 के अनुसार यदि स्टेट की परिभाषा देखें तो उसके अंतर्गत पार्लियामेंट इंक्लूड है। क्या है? पार्लियामेंट इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि हम 13(2) पर जाएं, 13(2) की लैंग्वेज पे जाएं, तो उसमें लिखा हुआ है स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता संविधान आने के बाद जो कि पार्ट 3 के राइट्स को क्या करता हो, वॉयलेट करता हो। बोलिए, आई बात समझ में नहीं आई? यहां तक तो आई बात समझ में। और ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 13
क्लॉज 3A में जो लॉ टर्म है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ से डील विद करता है। किससे डील विद करता है? ऑर्डिनरी लॉ से, जो कि लेजिस्लेचर अपनी लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में ये निर्णय निकला इन दोनों आंसर्स के लिए कि देखिए कोई बात नहीं, भली पार्लियामेंट स्टेट की परिभाषा में आता है, किस में आता है? स्टेट की परिभाषा में आता है, परंतु आर्टिकल 13(3)A जो है वहां जो लॉ टर्म है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ के लिए है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। किसके लिए यूज किया गया लॉ टर्म? ऑर्डिनरी लॉज के लिए। यदि ऑर्डिनरी लॉ होता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो हम उसे जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में रखते, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो उन्होंने साफ कह दिया आर्टिकल 13(3)A में जो लॉ टर्म यूज किया गया है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं है। तो उससे एक आंसर आया, क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है आर्टिकल 13 अनुसार, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। और यह कहा गया कि 31A और 31B मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? वैलिड है। इसके तहत फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? अमेंडेबल हैं। भले ये कौन से आर्टिकल 31A और B क्या कर रहे हैं? 19 में राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट है उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है कि वो किसी भी प्रावधान को, संवैधानिक प्रावधान को क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है। तो हमारे दोनों आंसर मिले। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 13 तो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ से डील विद करता है, और फंडामेंटल राइट अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट को है। बोलिए ये दोनों क्वेश्चन डील विद हुए या नहीं हुए? ये तो हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस लॉ जो आता है वो कौन सा आता है इसके बाद? सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके बाद कौन सा केस लॉ आता है? सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। इसमें 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज किया गया। कौन सा? 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वही अप्रोच अपनाई जो कि शंकरी प्रसाद में, उन्होंने बोला कि देख लीजिए भैया, हमने पहले ही कह दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। दूसरा, पार्लियामेंट के पास पूर्ण रूप से पावर है कि वो संविधान के किसी भी प्रावधान को चेंज कर सकता है, इंक्लूडिंग FR, फंडामेंटल राइट्स में भी पूर्ण रूप से फेरबदल कर सकता है, और वो ऐसा कानून क्या होगा? वैलिड होगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, इस केस लॉ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1965 थे। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसकी परेशानी उत्पन्न हुई इसके बाद जो केस लॉ आया 1971 में, 1971 में, वो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कौन सा? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1971। कौन सा? AIR 1971। इसमें 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज किया गया, जिसमें कुछ स्टेट एक्ट्स को किसमें डाला गया था? 9 शेड्यूल में। और ये हमें पता है कि यदि कोई एक्ट 9 शेड्यूल में डाल दिया तो वो किससे आउट हो गया? आर्टिकल 13 के परव्यू से आउट हो जाता है। बोलिए ये बात समझ में नहीं है? जुडिशियल रिव्यू से आउट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे बड़ी आपदा पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट में बोला, क्या बोला कि देखिए भैया, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में कुछ भी कहा हो, पर अब की जो मांग है, किसकी? 1971 की मांग है, उस अनुसार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है। सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद ने तो क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, और फंडामेंटल राइट्स भी अमेंडेबल है। और गोलकनाथ ने क्या किया? अपने पूर्व के दोनों डिसीजंस को क्या कर दिया? ओवर रूल किया, और क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है, मतलब आर्टिकल 13 के
परव्यू में आता है। बोलिए आई बात समझ में नहीं। दूसरा, क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं? उन्होंने कहा नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स में अमेंड कर ही नहीं सकते। यदि आप कर दोगे तो हमने सिटीजन को जो भरोसा दिलाया है ना फंडामेंटल राइट्स से, वो खत्म हो जाएगा, लोगों का विश्वास खत्म होने लग जाएगा। तो इसके लिए क्या तर्क दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि आप जो ये चिल्लाते रहते हो ना कि आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो लॉ की परिभाषा में नहीं आता। तो उन्होंने समझाया सुप्रीम कि पहली चीज तो समझ लीजिए, आर्टिकल 368 प्रोसीजरल इन नेचर है। क्या है? प्रोसीजरल इन नेचर है। पार्लियामेंट इससे सिर्फ संशोधन की प्रक्रिया अपनाता है। पार्लियामेंट को जो पावर है संविधान में संशोधन करने की, वो आर्टिकल 245 रीडेबल विद, आर्टिकल 245 रीडेबल विद एंट्री नंबर 97 ऑफ लिस्ट 1, उसके तहत क्या कहा पार्लियामेंट ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने, कि पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है 368 में, वो तो सिर्फ प्रोसीजरल नेचर है, वहां कोई पावर नहीं है। पावर तो उसको आर्टिकल 245 रीडेबल विद एंट्री नंबर 97 और लिस्ट 1 से मिली है, ठीक है। और जब आर्टिकल 245 पढ़ रहे हैं तो वो किससे डील विद करता है? लेजिस्लेटिव पावर से। किससे डील विद कर रहा है? लेजिस्लेटिव पावर से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहा है लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज करते हुए, तो उसी लेजिस्लेटिव पावर के तहत वो क्या करता है? ऑर्डिनरी लॉ में भी फेरबदल करता है। तो उन्होंने कहा भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है और फंडामेंटल राइट्स में कोई भी ब्रीच नहीं अलाउ किया जाएगा। बोलिए आई बात। तो वो अपनी प्रोसीजर है ना, वो लेजिस्लेटिव पावर के तहत एक्सरसाइज करता है, उनका ये कोई अलग से नहीं है। अब क्या हुआ, इसी केस लॉ से एक डॉक्ट्राइन उत्पन्न हुई। कौन सी हुई? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर का महत्व समझ में आया। कौन सी? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ये क्या कहती है डॉक्ट्राइन? सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है, हमने पूर्व में डिसीजन दे दिया तो उस वक्त हो सकता है वो सही हो, पर अब जो कंटेम्प्रेरी मुद्दा हमारे सामने है उस वक्त वो चीज सही रूप से लागू नहीं होती, अब दूसरी डिमांड है, तो हमें तो चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम समय की कसौटी पे खरा उतर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का इस्तेमाल करते हुए शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह की जजमेंट को ओवर रूल करते हैं, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या होता है कि प्रीवियस डिसीजन को ओवर रूल करना, कब? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। बाद में कोई एक ऐसी जजमेंट आई जो पूर्व के निर्णय को क्या करती है? ओवर रूल करती है। बोलिए आई बात समझ में नहीं आई? अब तो कैसे, इस चीज का कैसे सुप्रीम कोर्ट को पता चला? इस चीज का सुप्रीम कोर्ट को पता चला आर्टिकल 141। यदि हम सुप्रीम कोर्ट देखें कि प्रोविजन को देखें तो आर्टिकल 141 स्टेट डिसाइसिस के सिद्धांत से डील विद करता है, और वो ये कहता है साफ रूप से कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इंडिया में जो भी लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से जो भी, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधीन न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट्स हो, वो बाउंड है। सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ बाउंड नहीं है अपने जजमेंट। तो वही किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अपने पूर्व के निर्णय से बाध्य नहीं है, अब की परिस्थिति अलग थी, हमने फेरबदल कर दिया, हमने साफ कह दिया भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 30 के अनुसार कानून है, हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, और यदि वो क्या करता होगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता होगा तो हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करता होगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और फंडामेंटल राइट्स आप अमेंड नहीं कर सकते। तो भैया ये तो हो गई आफत पैदा। सुप्रीम कोर्ट अब क्यों हो गया? अब कलेश पैदा हो गया। कैसे? पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कानून नहीं है, और अब कह रहा है कि कानून है। तो उनका भैया किसको माने हम? तो सुप्रीम कोर्ट तो यही कहेगा भाई अभी जो लेटेस्ट जजमेंट दिया उसी को मानो, पर ये क्या था? ये लेजिस्लेचर के खिलाफ गया। पूर्व के दो डिसीजन तो लेजिस्लेचर के फेवर में चल रहे थे। गोलकनाथ का जजमेंट ऐसा आया जो कि किसके खिलाफ चला गया? लेजिस्लेचर के खिलाफ चला गया। तो लेजिस्लेचर के कान खड़े हुए, मतलब सरकार के कान खड़े हुए। सरकार ने सोचा यार ये तो हमारे लिए आफत पैदा कर गया, मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार पहले जो कानून बनाते थे बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम देके उसको जुडिशियल रिव्यू से आउट कर देते, अब तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा।
तो क्या करें? तो हम ये सभी जानते हैं कि जो अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी है वो तो लेजिस्लेचर है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था शंकर प्रसाद सज्जन सिंह वर्सेस गोलकनाथ के केस में, उसको दूर किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 से। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जब लागू कराया गया तब इंदिरा गांधी सरकार थी, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से आगे के केस लॉज हुए, इसी की वजह से कॉलेजियम सिस्टम में भी बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। जब उसको भी उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कॉलेजियम सिस्टम को, तब मैं इसकी चर्चा करूंगा आपसे, ठीक है। अब आइए वापस अपनी टॉपिक पे। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 1971 में, किस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए? शंकर प्रसाद सज्जन सिंह वर्सेस गोलकनाथ के केस को। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया? ना केवल पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को रिस्टोर किया, बल्कि उस पावर को बढ़ा और दिया। वो कैसे? यदि आप 368 के क्लॉज 1 को पढ़ोगे तो उसमें लाइन की शुरुआत ही ऐसे लिखी हुई है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं, पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को एक्सरसाइज करते हुए संविधान के किसी भी प्रावधान में फेरबदल कर सकती है। किसी भी प्रावधान का मतलब एफआर भी आ गया, बाय वे ऑफ एडिशन, उसमें जोड़ भी सकती है, घटा भी सकती है और फेरबदल भी कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया? अपनी पार्लियामेंट पावर को क्या किया? वापस एनरिच किया, रिस्टोर के साथ साथ एनरिच भी किया, और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जोड़ा और 368 क्लॉज 3 जोड़ा। इसमें साफ लिख दिया इन दोनों आर्टिकल्स में कि यदि 368 के अनुसार कोई भी संशोधन होगा, वो आर्टिकल 13 से आउट रहेगा, उसके स्कोप से क्या रहेगा? आउट रहेगा, उसके परव्यू में ही नहीं आएगा। तो हमें एक चीज समझ में आई, तो क्या किया पार्लियामेंट ने? वही हरकत की जो सुप्रीम कोर्ट ने किस में अपनाया था? शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह। उन्होंने वापस वही तरीका अपनाया कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी करेंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो लेजिस्लेचर अपने वापस उसी कदम पे आ गई, क्योंकि जब तक लेजिस्लेचर को आपत्ति नहीं थी, जब तक शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह का केस चला, वो तो आपत्ति कब पैदा हुई? गोलकनाथ के बाद, ठीक है। अब जुडिशरी को लगा यार ये तो गलत हो गया, तो जुडिशरी खुद से तो कुछ कर सकती नहीं थी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। लीडिंग जजमेंट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1973। इसमें केरला लैंड एक्विजिशन एक्ट को चैलेंज किया गया, ठीक है। इस केस के बारे में आप सभी वाकिफ। और पहली बार और अब तक सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, फुल बेंच बैठी थी 13 जजेस की। उस वक्त जस्टिस सीकरी चीफ जस्टिस हुआ करते थे, ठीक। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, ठीक। तो उसमें क्या हुआ? 7:6 की मेजोरिटी से 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैलिड घोषित कर दिया। यदि आप ध्यान से देखो तो जुडिशरी ने क्या हरकत की? किसके पैरेलल चली? लेजिस्लेचर, क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी सरकार से का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि उनके विरुद्ध जाना बड़ा मुश्किल हो जाया करता था उस वक्त, ठीक है। तो इस केस से सुप्रीम कोर्ट वापस शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह पे ही पहुंच गया, गोलकनाथ की बात को हवाई कर दिया, क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी वही कहता था, उन्होंने वैलिड घोषित कर दिया। पर सुप्रीम कोर्ट को पता था कि यदि हम पूर्ण रूप से लेजिस्लेचर के फेवर में चले गए तो फिर तो लेजिस्लेचर का ही इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो प्रोमिनेंट हो जाएगी और हमारी बात की कोई तवज्जो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही है, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में अमेंडमेंट करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। और हम उसका जुडिशियल रिव्यू भी मत कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करें ना, तो उस वक्त एक बार ध्यान रखें बेसिक स्ट्रक्चर का, कि आप कहीं बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ ना कर दें। तो इस केस लॉ से डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोपाउंड हुई। तो इसको समझने के लिए मैं एक चीज समझाता हूं। आप तो ऐसे देखिए, आर्टिकल 13 है, वो किस पे नजर गड़ाए बैठा रहता है? पूरे संविधान पर।
कैसे कि भाई इस संविधान को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, एक वॉच डॉग जैसे काम कर रहा है कि यदि कोई बाहर का आदमी लेजिस्लेचर आके इसको नुकसान पहुंचाएगा तो मैं इसको आउट कर दूंगा कि भाई ये तो गलत कानून है, किसके संविधान के प्रावधान के विरुद्ध है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध आ रहा है, पार्ट 3 आउट। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, वही हरकत करी जो कि शंकरप्रसाद, उन्होंने क्या बोला कि नहीं फंडामेंटल राइट्स भी अमेंडेबल हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है ही नहीं इसके तहत। तो आर्टिकल 13 का हाथ तोड़ दिया इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती थी आर्टिकल 13 का वापस हाथ जोड़ा जाए। अब हाथ तो टूट गया तो उन्होंने कहा हम पूरा तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरा जोड़ने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और सरकार का जो उस वक्त रवैया था उसके हिसाब से तो ये लग रहा था कि सरकार मानेगी नहीं, फिर कोई नया गाना। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इस टूटे हाथ के लिए प्लास्टर लगाओ। तो उनका प्लास्टर क्या है, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बोलिए आई बात समझ में नहीं है। तो प्लास्टर पहना के उन्होंने क्या कहा कि देखिए आप फेरबदल तो करो, हम आपकी पावर पे कभी सवाल ही नहीं उठाएंगे, पर आप जब भी फेरबदल करें तो इसका ध्यान करो। उनका साहब ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या, उनका ये आप समझ लीजिए एक संविधान की नींव है, जो प्रावधान है वो नींव है, उनसे यदि आपने भाई जैसे एक घर की नींव है, उस नींव को तोड़ दोगे तो पूरा घर ढह जाएगा, ढांचा ही ढह जाएगा घर का। तो उसी प्रकार से उनका ये नींव है, ये बेस है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन, यदि उनको हटाओगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ढह जाएगा। तो उनका साहब बताओ, उनका हम समय समय बताते रहेंगे आपको, चिंता क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने केशवानंद भारती केस में कुछ कंसेप्ट बताए बेसिक स्ट्रक्चर के, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करें तो सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म ना करें, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को खत्म ना करें, सोवरेनिटी ऑफ द नेशन को खत्म ना करें, सेक्युलर और फेडरल कैरेक्टर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसको खत्म ना करें, सेपरेशन ऑफ पावर्स को खत्म ना करें, ये डाल दिया। ठीक, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हुए हम देखें तो इसी केस इनको डील विद करते हुए आगे बढ़े तो फिर आता है एक केस लॉ इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। मेरे ख्याल से काफी जने इस केस लॉ से अच्छे से वाकिफ होंगे। AIR 1975। इसमें इस केस लॉ में 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज किया गया, जिसके तहत आर्टिकल 329A में क्लॉज 4 जोड़ा गया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। इसमें क्या किया इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने जो मशीनरी थी चुनाव जीतने के लिए अपनी मशीनरी का मिसयूज किया, उसको चैलेंज किया राजनारायण ने। किसमें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण के फेवर में केस डिसीजन दिया, ठीक है, और साफ बोला जो इंदिरा गांधी ने जो चुनाव किया है वो गलत है, ठीक है, फ्री और फेयर इलेक्शन के खिलाफ है, ठीक, बहुत बड़ी। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट के खिलाफ में जाकर क्या किया, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे दिया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन कभी भी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। तो ये तो भैया डेमोक्रेसी पे हमला हो गया। जब यदि इसका मतलब तो ये कि इन पदों पर पहुंचने के लिए आप स्टेट मशीनरी का खुलकर मिसयूज कीजिए और पहुंच जाइए, हम कभी इसको चैलेंज ही नहीं कर रहे, ये तो गलत। इसको चैलेंज किया गया इस केस लॉ में, तो किसमें 39। तो इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि ये जो इलेक्शन होंगे, ठीक है, इनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है। और बल्कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट में क्या कह दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा जो इलेक्शन किया वो गलत। उन्होंने ये किया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भूतकाल प्रभाव के तहत लागू कराया। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट आ गया था, उन्होंने बोला कि उसके बाद 39, उन्होंने ये कहा कि उस जजमेंट से पहले ये 39 का इफेक्ट, तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं, उसको चैलेंज किया गया इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि आर्टिकल 329 का क्लॉज 4 क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको स्ट्रक डाउन करना अति आवश्यक है, अन्यथा
ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसका, डेमोक्रेसी का क्या है, अभिन्न अंग है। यदि हमने इसको नहीं बचाया तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। और कुछ शब्दों को बेसिक स्ट्रक्चर में डाला गया, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, कि आप ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते जिससे डेमोक्रेसी का जो अस्तित्व वो खत्म, और सुप्रीम कोर्ट की पावर अंडर आर्टिकल 32। बोलिए आई बात समझ में? नहीं, यहां तक तो आई बात समझ में। इसके बाद आता है केस लॉ, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1980, AIR 1980। इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज किया, पूरा नहीं, पूरा चैलेंज नहीं किया गया था, कुछ भाग चैलेंज किया गया था। उसमें मेन तो था आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 और 5। अब देखिए, यदि आप आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और 5 को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि 42nd अमेंडमेंट का सेक्शन 55 से पहले या बाद में कोई भी कानून आया 42nd अमेंडमेंट के अनुसार, ठीक है, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और क्लॉज 5 में ये लिख दिया गया कि ये हम डाउट क्लियर कर रहे हैं, पार्लियामेंट के पास पूर्ण रूप से पावर है कि वो किसी भी प्रावधान को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है। तो मिनर्वा मिल्स ने कहा नहीं, ये गलत है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ नुकसान है। बोलिए आई बात समझ में नहीं है? ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ क्या है, नुकसान है, हाँ या नहीं? तो उन्होंने इसके साथ कुछ पोर्शन बेसिक स्ट्रक्चर में डाले। एक तो क्या, हार्मनी बिटवीन FR एंड DPSP, फंडामेंटल राइट इन सर्टेन केसेस, और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन सर्टेन केसेस, कि ये हम बेसिक स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं। तो ये यही तो कर रहा था 42nd अमेंडमेंट, और ये कि जुडिशियल रिव्यू से भी आउट कर दिया, इंडियन कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, और उससे पहले जो कानून है उसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स के तहत क्या किया, आर्टिकल 368 के क्लॉज 4 और 5 को क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। अब ये तो ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न पैदा हुआ कि साहब एक चीज बताओ आप तो हमको, कि जो एक्ट 9th शेड्यूल में डाल दिए गए, ठीक है, उनकी अवस्था क्या है? एक्ट जो 9th शेड्यूल में डाल दिए गए उनको लेके क्या क्लियर है? क्योंकि केशवानंद भारती ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया, उससे पहले जो कानून 9th शेड्यूल में डाल दिए गए तो उनकी क्या अस्तित्व है आज की तारीख में? तो इसको दूर किया किसने? वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि भैया जो जजमेंट डेट थी केशवानंद भारती की, वो थी 24 अप्रैल 1903। इससे पहले के जो भी कानून 9th शेड्यूल में डाल दिए, ठीक है, 9th शेड्यूल में डाल दिए या कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड कर भी दिए, वो भैया सारे वैलिड हैं, उन पे हम चर्चा ही नहीं, क्योंकि ये चीज आई है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बताना चाह रहा था, हम केशवानंद भारती के जजमेंट को कैसा लागू कराना चाह रहे हैं, विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रेदर देन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है, यहां क्लियर हुआ, ठीक है। इसको फॉलो करते हुए लेटेस्ट जजमेंट जो अभी इस टॉपिक में चल रहा है वो है IR कोइलो डेड बाय एलार्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 2007। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे YK सबरवाल। उन्होंने क्लियर कहा कि देखिए भैया, इस तारीख से या इसके बाद से कोई भी कानून जो कि किसको वायलेट कर रहा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा हो, भले वो 9th शेड्यूल में डाल दिया गया हो, इट इज ओपन टू चैलेंज अंडर आर्टिकल 13। बोलिए आई बात, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है, भले वो कानून किस में डाल दिया गया हो,
9 शेड्यूल में डाल दिया हो गया। यहां तक तो आई बात समझ में। तो अब ये जो दो सवाल हैं, इनका प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, इनका वर्तमान की स्थिति क्या है? तो वर्तमान की स्थिति दो है। क्या है कि आप अमेंडमेंट तो कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में, पर उन पर दो लिमिटेशन है। कितनी लिमिटेशन है? दो लिमिटेशंस हैं। पहली स्टैट्यूटरी लिमिटेशन। पहली क्या लिमिटेशन है? स्टैट्यूटरी लिमिटेशन, सॉरी गलत बोल गया, सब्सटेंटिव, सॉरी। पहली तो क्या है? सब्सटेंटिव, और दूसरी प्रोसीजरल लिमिटेशंस। इसको समझने से पहले ये समझ, तो प्रेजेंट स्टेटस ये कहता है कि संविधान के प्रावधानों में फेरबदल करना कीजिए। आपको संविधान के प्रावधान में जब भी फेरबदल करना है, अमेंडमेंट करना है, तो प्रोसीजर लिमिटेशन फॉलो करनी है। मतलब कैसे? यदि संविधान का कोई प्रावधान सिंपल मेजोरिटी से होता है तो सिंपल मेजोरिटी से कीजिए, स्पेशल से होता है तो स्पेशल से कीजिए, स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन से होता है तो उससे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यदि कोई अमेंडमेंट लाना है तो जो सिस्टम बनाया गया है, तो 368 तो सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन से डील विद करता है, सिंपल से तो करता ही नहीं है। तो 368 के अनुसार यदि आप कोई संशोधन कर रहे हो तो प्रोसीजरल लिमिटेशन होनी चाहिए। एक तो कौन सी प्रोसीजरल लिमिटेशन? स्पेशल मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3, और यदि जहां रेटिफिकेशन तो वहां रेटिफिकेशन भी होना चाहिए। अब वो बिल इंट्रोड्यूस इनिशिएट हो गया तो हो जान दो, यदि वो बिल पारित भी हो गया, सब्सटेंटिव लिमिटेशन तब भी ओपन रहेगी। वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। यदि कोई बात नहीं, आप प्रोसीजरल लिमिटेशन के अनुसार सही आगे बढ़ गए, अग्रसर सही हुए, परंतु वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉज को क्या कर सकती है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। बोलिए आई बात समझ में नहीं आई? उम्मीद करता हूं आपको जो कंक्लूजन है वो समझ में आया होगा इस केस लॉ का। चेन ऑफ केसेस से पूरा प्लस कंक्लूजन से समझ में आया होगा कि आज की तारीख में ये कि संविधान के किसी भी प्रावधान में चेंज करो, प्रीएम्बल में भी करो, फंडामेंटल राइट्स में करो, डीपीएसपी में भी करो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु प्रोसीजरल लिमिटेशन का जहां प्रोसीजरल लिमिटेशन ने जो तय किया है उससे आगे नहीं बढ़ सकते, उसके अनुसार चले भी तो अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सब्सटेंटिव लिमिटेशन अभी भी ओपन है। बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन किया तो हम वहीं रोक देंगे और उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। इसके बावजूद भी यदि किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे को मेरे इंस्टाग्राम चैनल पुलकित RJS पे, उसकी डाउट सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।